अन्नपूर्णा घर में अकेली रहती है। उसकी उम्र 50 साल है। उसका बेटा सुरेश अमेरिका में नौकरी करता है और वहीं पर एक गोरी मेम से शादी करके बस गया है। लेकिन वो अपनी माँ को पैसे नहीं भेजता है, इसीलिए अन्नपूर्णा बहुत गरीब है। उसके पास सिर्फ एक गाय है, उसका नाम है मालती। अन्नपूर्णा मालती का दूध बेचकर अपना पेट पालती है। सुन मालती, तुझे पता है मेरा बेटा अमेरिका में बहुत बड़ी नौकरी करता है। वो जब लौट कर आएगा तब देखना मेरे लिए कितना कुछ लाएगा। अन्नपूर्णा की आंखों में बहुत सारे सपने हैं अपने बेटे को लेकर, लेकिन सुरेश उसकी माँ को कभी याद भी नहीं करता। कुछ दिन बाद शाम को अन्नपूर्णा जब खाने का इंतजाम कर रही थी, तब अचानक से वहाँ सुरेश अपनी विलायती बहू के साथ आता है। माँ, मैं आ गया हूँ। अपने बेटे को देखकर अन्नपूर्णा खुशी से पागल हो जाती है। अरे बेटा, तू अचानक से कैसे आ गया? वो बात यह है कि मेरी नौकरी चली गई है। अच्छा, इसीलिए माँ की याद आ गई। अब ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कुछ दिन घर पर आराम कर। सुरेश की बीवी का नाम रोजी है। वो कहती है, क्या हम यहाँ रहेंगे सुरेश, इस छोटे से घर में? कितनी बदबू है यहाँ पर। हाँ बहू, वो मेरी गाय है ना मालती, उसी के गोबर से थोड़ी दुर्गंध फैलती है। तो निकाल दो उस गाय को। अरे ऐसे कैसे निकाल दूं, उसी से तो मेरा पेट चलता है। सुरेश रोजी को मना लेता है। अन्नपूर्णा उन दोनों को अपना कमरा दे देती है और खुद घर के बाहर मालती के पास सोती है। अगले ही दिन से रोजी हल्ला मचाने लग जाती है। वो सुबह उठकर कहती है, इतनी देर हो गई फिर भी मुझे मेरी ग्रीन टी नहीं मिली, कहाँ है मेरी ग्रीन टी? सुरेश अन्नपूर्णा से कहता है, माँ क्या कर रही हैं आप? मेरी पत्नी विलायती है, उसका ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है बेटा, मैं अभी बना देती हूँ। लेकिन अन्नपूर्णा को ग्रीन टी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो मालती के ताजे ताजे दूध से चाय बनाकर रोजी के पास ले जाती है। दूध से बनी चाय देखकर रोजी एक झटके में चाय का कप फेंक देती है। अन्नपूर्णा को बहुत बुरा लगता है। रात को रोजी सुरेश से कहती है, सुनो, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकती। अरे रोजी, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लो ना। नहीं, तुम्हारी माँ गवार है। ये घर तो तुम्हारे नाम पर है ना, इसे बेच दो और चलो किसी अच्छे से होटल में रहते हैं। अगले दिन सुरेश घर बेचने के बारे में अन्नपूर्णा को बताता है। अन्नपूर्णा रोते हुए कहती है, ये क्या कह रहा है बेटा, इस घर में तेरे बापू की यादें हैं। तभी वहाँ गांव के मुखिया चले आते हैं और कहते हैं, हाँ, ऐसे घर कैसे बेच दोगे तुम? तुम्हारी माँ कहाँ रहेगी फिर? वो सब हमें क्या पता, ये घर सुरेश के नाम पर है। हम ये घर बेचकर चले जाएंगे। आप होते कौन हो हमारे बीच में बात करने वाले? मुखिया जी बहुत अपमानित महसूस करते हैं। सुरेश घर बेच देता है और अपनी बीवी को लेकर वहां से चला जाता है। वो दोनों एक महंगे से होटल में रहने लगते हैं और इधर अन्नपूर्णा अपनी प्यारी गाय मालती को लेकर रास्तों पर निकल पड़ती है। वो बहुत उदास है और उसकी आंखों में नमी है। ये क्या हो गया भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे खुद के बेटे ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अन्नपूर्णा बस दूध बेचती रहती है और उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो उससे अपना गुजारा करती है। वो रास्ते में रहती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। मालती एक दिन किसी के खेत में घुस जाती है और घास खाने लगती है। ये देखकर खेत का मालिक मालती को भगा देता है और अन्नपूर्णा को आकर धमकी देता है, देख बुढ़िया, तेरी गाय अगर मेरे खेत में दोबारा घुसी तो मैं इसे मार डालूंगा। कोई उपाय न देखकर मालती एक चाय की दुकान के पास जाती है। वहां चाय के पत्तों का ढेर पड़ा हुआ था। मालती वही खाने लगती है। वो बहुत सारे चाय के पत्ते खा लेती है। उसके बाद वाले दिन सुबह अन्नपूर्णा जब मालती से दूध निकालने जाती है तब एक चमत्कार हो जाता है। दूध के बदले चाय निकलने लगती है। अन्नपूर्णा चौंक जाती है। अरे ये क्या, मालती दूध में ही चाय दे रही है? गजब हो गया, ये तो चमत्कार हो गया। कुछ ही देर में चारों तरफ ये खबर फैल जाती है और बहुत सारे लोग गाय से निकलने वाली चाय पीने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। अन्नपूर्णा एक कप चाय 10 रुपए में बेचती है। सब कुछ देखकर मालती के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। चारों तरफ हड़बड़ी मच जाती है। वाह, ये चाय तो कितनी स्वादिष्ट है, मुझे एक और कप दो। मुझे भी दो, इस बोतल में भी दो, मुझे घर ले जाना है। अन्नपूर्णा पूरा दिन चाय बेचती है। इस तरह एक दिन में वो हजारों रुपए कमा लेती है। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है, आपकी वजह से ये चमत्कार हो पाया है। मालती भी अपनी भाषा में भगवान को धन्यवाद देती है। कुछ महीने ऐसे ही चाय बेचकर अन्नपूर्णा बहुत अमीर हो जाती है और वो रहने के लिए शहर में एक घर खरीद लेती है। चाय बेचने के लिए एक दुकान भी खरीद लेती है और घर के बाहर एक खुली जमीन भी खरीद लेती है।
ताकि मालती आराम से टहलते हुए घास खा सके। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतने लगते हैं, लेकिन उस तरफ सुरेश को कोई नौकरी नहीं मिल पाती है। अब क्या होगा रोजी, मुझे नौकरी नहीं मिल रही है और घर बेचकर जो पैसे मिले थे वो भी खत्म होने को हैं। अब हम इस होटल में भी नहीं रह सकते। ये सुनकर रोजी गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? गरीब भिखारी कहीं के। शादी से पहले तो कितना कुछ बोलते थे, मगर अब एक होटल का भाड़ा भी नहीं दे सकते। तुम रहो अकेले, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ मतलब? तुम मुझे अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हो? मैं एक बेरोजगार इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने एक बॉयफ्रेंड पटा लिया था। वो मुझे लेने आ ही रहा होगा। इतने में होटल के बाहर एक लड़का कार लेकर आता है और रोजी उसमें बैठकर चली जाती है। रोजी को खोकर सुरेश पागल सा हो जाता है। उसके सारे पैसे भी रोजी लेकर चली जाती है। होटल से सुरेश को लात मारकर निकाल दिया जाता है। सुरेश अपने ही मन में कहता है, अब मैं क्या करूं? माँ के पास लौट जाऊं? नहीं नहीं, मैं माँ को अपना चेहरा कैसे दिखाऊं? सुरेश पागलों की तरह रास्तों में घूमता रहता है और भीख मांगकर अपना पेट पालता रहता है। एक दिन घूमते घूमते उसे चाय देने वाली गाय के बारे में पता चलता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। वो लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी आने पर कहता है, क्या आप मुझे एक कप चाय दे सकती हैं? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। सुरेश को देखकर अन्नपूर्णा तुरंत पहचान लेती है। अरे बेटा तू? माँ आप? अन्नपूर्णा सुरेश को गले लगा लेती है और रो पड़ती है। सुरेश भी रो पड़ता है। वो अपनी माँ को सब कुछ बताता है। सब कुछ सुनकर अन्नपूर्णा कहती है, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? एक माँ कभी अपने बेटे पर गुस्सा रह सकती है क्या? आजा बेटा, ये सब कुछ तेरा ही तो है। हमेशा याद रखना बेटा, माँ तो माँ ही होती है। माँ जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता। सुरेश रोते हुए फिर से अपनी माँ को गले लगा लेता है। इसके बाद से सुरेश और अन्नपूर्णा मिलकर चाय बेचने लगते हैं। माँ बेटा मिलकर बहुत खुश रहते हैं। सुरेश को माँ की ममता और प्यार की कीमत पता चल जाती है और मालती खुशी खुशी चाय देकर इस परिवार का हिस्सा बनी रहती है। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन, आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा तो ये बात है, चलो बहुत बढ़िया हुआ। कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया, पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा, आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते, हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम?
यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है। वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है, हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहां रहने से मां को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम नहीं संभाल पाती है। अच्छा, तुम काम करो, मैं थोड़ी देर बाजार होकर आता हूं। कह तो सूरज ठीक ही रहे हैं। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तख्त पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा, वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा ना हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है, वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी।